अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम किरण है और आप देख रहे हैं खबर कदा। हमारे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं क्योंकि वो पेशावर में हैं और इतनी जल्दी हम उनको पेशावर से इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्टेड हिम टू जॉइन अस ऑन जूम। और क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल का जो दिन था वो हमारे लिए एक जिसे कह लें कि न्यूज रूम में भी बहुत शोर था कि मिनरल्स के मुतालिक कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में। हमने सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड कुछ प्रोपेगेंडा भी देखा, लेकिन उस सारे प्रोपेगेंडा में आई केम अक्रॉस वेरी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग ऑन दैट इशू, एंड दैट्स व्हाई the very first thing I did is to call फहीम साहब and request him कि अगर वो अपना थोड़ा सा टाइम दे सकें और हम अपने व्यूअर्स को ये एक्सप्लेन कर सकें कि असल हकीकत क्या है और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पे काइंडली वो फॉल ना करें। तो थैंक यू सो मच फहीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद फहीम है हमारे साथ जो कि जर्नलिस्ट हैं पेशावर बेस्ड। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अगर आप आसान लफ्जों में हमारी ऑडियंस के लिए ये माइंस और मिनरल एक्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया किरण। आपने कोशिश की कि हकीकत सामने आए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर बंदा ये समझता है कि उसी के पास सारा इल्म है। हम भी कोशिश करते हैं कि सीखें इसको, ऐसा नहीं कि हमें सारा पता है। आपने जाहिर बात है बिल देखा होगा, काफी तफसीली बिल है, तकरीबन कोई 139 पेजेस पर ये मुश्तमिल है। 118 119 इसके अंदर शिके हैं, हर एक चीज आपको देखनी पड़ती है। और जहां जहां हमें भी समझ ना आए तो हम भी कोशिश करते हैं जो समझदार लोग हैं उनसे राब्ता करें, उससे इस चीज को सीखें। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2017 एक हमारा एक्ट था, जिसको इस एक्ट के बाद रिपील कर दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और ये नया एक्ट आएगा। ये एक्ट टेबल हो चुका है असम्बली के अंदर, और जुमे के रोज ये टेबल हुआ था। गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ है, गुज़िश्ता से गुज़िश्ता रोज यानी पीर के रोज, उसमें इसके ऊपर कोई डिस्कशन खास नहीं हो सकी है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि अगले हफ्ते डेढ़ के अंदर इसको पास करा लिया जाएगा। हुकूमत के पास मेजॉरिटी भी है और कोई ऐसा बड़ा मसला है भी नहीं। दूसरी बात है, ये फाइनेंस बिल है, तो इसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व है, तो उसको फिर गवर्नर साहब रोक भी नहीं सकते, वो भी अप्रूव हो जाएगा। इस बिल के अंदर जो मोटी मोटी चीजें हैं अगर हम उसको देखें, अभी तक जो हमारे पास महकमा मादनियात है वो शुतरे बेमहार है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इवन दो कि बहुत अच्छा एक्ट है 2017 का, लेकिन वहां पे जो इख्तियारात हैं वो टोटली ब्यूरोक्रेसी के पास है। और लीज देना, लीज कैंसिल करना, या फिर वहां पे इलीगल माइनिंग में वहां पे सजाएं बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, बराए नाम सजाएं हैं। और जो दफा 144 के तहत कार्रवाई होती है, यानी अगर आप हवाई फायर करें या इलीगल फाइन करें या आप डबल डबल सवारी करें, तो आपको सबको मिला के इलीगल माइनिंग के बराबर सजा मिलती है। तो सजाएं इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास जो माइंस हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हकीकत ये है कि हमें नहीं पता कितनी माइंस कहां पर है। हम सिर्फ एजम्पशंस पे चलते हैं कि जी ये माइंस है, यहाँ पे ये माइंस है, लोग ये कह रहे हैं। हमारे पास उसकी कोई मैपिंग नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि किस जगह पे कितनी माइंस है और क्या सूरत हाल है, उसकी कोई रिसर्च वर्क नहीं है। वो सारा इसी एक्ट के अंदर कवर किया गया है। उसकी जीआईएस मैपिंग भी होगी, पूरी डिटेल भी हमारे पास होगी। फिर हमारे पास इसके अंदर दो तीन किस्म की अथॉरिटीज हैं। नॉर्मली लोग सिर्फ एक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर तीन बेसिक अथॉरिटीज हैं। लाइसेंसिंग की दो हैं और एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। एक स्मॉल लेवल लाइसेंसिंग है, एक लार्जर लेवल पर है। दोनों के अंदर ब्यूरोक्रेसी बैठी है। डीजी इसको हेड कर रहे हैं, डीजी इसको देखेंगे कि क्या तरीका होगा, लेकिन साथ ही एक और जो ओवरसाइट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं उसको देखेगी, तो उसको मिनिस्टर चेयर करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा डिप्टी कमिश्नर है वो इसको देखेगा। तो यहां पे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो कहा जा रहा है, जो एतराज लग रहा है कि आप अपनी सारी की सारी माइंस और मिनरल जो है वो किसी इदारे को या किसी एक प्लेटफॉर्म को या फेडरल गवर्नमेंट को दे देंगे। ऐसा मुझे कहीं पर इस बिल में नजर नहीं आया।
अगर आप देखें इस पूरे कानून को, तो इसमें नॉर्मल चीजों को आसान करने की कोशिश की गई है कि आप अगर कोई ठेका देते हैं, आप कोई लाइसेंस देते हैं, तो कैसे आप उसको जल्द अज जल्द करेंगे। SIFC के नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जब वो बना था उस प्लेटफॉर्म के तहत भी कोशिश ये थी कि जो आपकी रेड टेबिज्म है उसको हटाया जाए। देखिए, मैं खुद सिविल सेक्रेटेरिएट की बीट कवर करता हूं। मैंने देखा है कि ये ठेके कैसे अलॉट होते हैं, किस तरह से ये ठेके कहां तक पहुंचते हैं। हर किसी की कमीशन होती है, ठेके लेने से लेके पैसे खर्च करने तक। और जब आप किसी एक बंदे को कमीशन नहीं देते, आपका पूरा प्रोसेस रुकता है। इसीलिए जब फर्स्ट टाइम SIFC का जिक्र आया, तो उसमें था कि कोई 60 से ज्यादा आपको NOCs लेनी पड़ती हैं। तो अगर आपको वो सारी की सारी एक छत के नीचे मिलती हैं, तो उसका फायदा है कि आप कम से कम उस जो करप्शन का एक गढ़ बना होता है उससे निकल आते हैं। तो माइंस एंड मिलरन के अंदर सिर्फ इस एक्ट के अंदर ये बातें हैं कि दो जगह के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का रोल होगा, बाकी कहीं पर नहीं होगा। एक, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, तो जाहिर बात है जो बॉडी बनी है वो उसी के थ्रू आएगा। ठीक है। दूसरा, जो हमारे पास ऐसी माइंस हैं जिसके अंदर मिनरल्स हैं जो कि थोड़ी खतरनाक हैं, वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखती हैं। अभी आपसे बात करने से पहले भी हम यही कोशिश कर रहे थे कि मुझे कुछ नाम मिल जाए कि कौन सी हैं, लेकिन वो जरा यही कह रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट के हैं कि हमें अभी इतना अंदाजा नहीं है। दे आर वर्किंग ऑन इट एज वेल कि कौन सी ऐसी मिनरल्स होंगी जो कि हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितनी मिनरल्स हैं वो ऑलरेडी जो 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं वहां क्लियर कर दी हैं। दो कैटेगरीज के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक और रेयर अर्थ माइन जो है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो जब इन दो कैटेगरी के अंदर कोई ठेका अलॉट होगा, तो जाहिर बात है उसके अंदर आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर देखना है कि हम ये ठेका किसको दे रहे हैं। कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर तो नहीं आ रहा जो कि इन माइंस को लेके पाकिस्तान के खिलाफ या अपने मकसद के लिए या दुनिया के अमन के खिलाफ कोई काम कर रहा हो। तो इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपके पास एक अच्छी चीज है जो कि शायद किसी जंगी हथियार के अंदर इस्तेमाल हो, धमाका खेज मवाद के अंदर इस्तेमाल हो, और हम्म। बाहर से कंपनी आपको अच्छे पैसे दे, तो क्या आपको दे देंगे? ऐसा भी तो नहीं है। तो आपने ख्याल रखना पड़ता है। इन दो जगहों पे फेडरल गवर्नमेंट का रोल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट टोटल कंट्रोल ले रही है। कंट्रोल सारा सूबाई हुकूमत के पास ही रहेगा। अच्छा, मेरे आपसे आपने जो बातें अभी सारी डिटेल में बताई हैं, अब मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आपने कहा है कि हमारे पास किसी किस्म की कोई रिसर्च नहीं है। कोई जैसे कह ले अप्रोक्सीमेटली भी कोई नंबर्स हैं कि KP में टोटल माइंस हैं कितनी, और किस किस मतलब मिनरल की वो माइन है? देखिए, ये तो अंदाजों पे ही चलता है। अगर आपने देखा हो तो कुछ अर्सा पहले हामिद मीर साहब ने नॉर्थ वजीरिस्तान में एक प्रोग्राम किया था कि हमारे पास इतनी माइंस यहाँ पे निकल आई हैं सिर्फ इस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, के पूरे पाकिस्तान का कर्जा उससे खत्म हो जाएगा। हम्म। अभी अंदाजे ही हैं, हमारे पास कोई एस्टिमेट इसलिए नहीं है क्योंकि जहां जहां पे माइंस हैं वहां पे हमारा जो इशू है वो बहुत खतरनाक है। वहां पे सिक्योरिटी के मसले बहुत ज्यादा हैं। चाहे आप नॉर्थ वजीरिस्तान की बात करें, चाहे आप बाजौड़ की बात करें, चाहे आप कुरम की बात करें, इवन जो अभी हाल ही में जहां प्रॉब्लम हुआ मर्दान के अंदर, वहां पर बहुत कीमती माइंस वहां पे मौजूद हैं। फिर अगर आप पूरा ट्राइबल बेल्ट देख लें, चाहे वो खैबर हो, चाहे वो मुमंद हो, इन सब के अंदर ये प्रॉब्लम है। चाहे आप कोहाट की बात करते हैं, चाहे आप औरंगजेब की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा रीजन, वो डेरा इस्माइल खान तक, इन सब के अंदर प्रॉब्लम है। मलाकंड के अंदर, सवात के अंदर आप प्रॉब्लम देख लें, चाहे आप हमारे पास चतराल हो। कैपेसिटी नहीं है सूबाई हुकूमत की इतनी अभी तक कि उन्होंने किया हो। ये पहला स्टेप हुकूमत ले रही है। हुकूमत चाहती तो है ये करना, अब सवाल ये भी है कि ये करने के बाद क्या वो कर पाएगी या नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक पॉजिटिव स्टेप है कि एक बार चेक तो करें कि हमारे पास हैं कितने वसाइल। हम कहते तो हैं कि अरबों खरबों के हैं, लेकिन क्या वो इतने हैं भी या नहीं? शायद उससे भी ज्यादा होंगे। तो हमें एक GIS मैपिंग की जरूरत है कि हमें अंदाजा हो कि खैबर पख्तूनख्वा आखिर स्टैंड कहाँ करता है। अब औरंगजेब की जैसे आप बात कर रहे हैं, हम लोग वहां पे ज्यादातर देखते हैं मार्बल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही होती है, और वहां पे उनकी फैक्ट्रीज भी हैं, पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े। तो उनकी पूरी मार्केट्स भी हैं, ट्रेडिंग एसोसिएशन भी है वहां पे। तो उन लोगों ने अपने तौर पे भी किसी किस्म का कोई फैक्ट बेस्ड डेटा या कोई ऐसी चीज जो है वो कलेक्ट नहीं की हुई, टोटल माइंस है कितनी? हाँ, देखिए, मार्बल के हवाले से हमारा मुहम्मद और बुनेर बहुत ज्यादा इस वक्त देखा जाए तो उसका है। मुहम्मद के साथ दो जगह लिंक हैं। एक हमारा पेशावर का वर्सक रोड था, यहाँ पे सारी इंडस्ट्री थी। और दूसरा हमारा चारसद्दा का शबकदर इलाका था, वहां पे इंडस्ट्री थी। फिर मुहम्मद के अंदर इन्होंने अलग से पूरी इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, उसके ऊपर काफी हद तक काम चल रहा है। और बुनेर मार्बल सिटी के नाम से भी काम चल रहा है। मैं वही कहूंगा कि हुकूमत खुद नहीं कर पाती। ये जो ठेके भी होते हैं,
हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी महकमा मादनियात की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर आप इस एक्ट को देखें तो इस एक्ट में पहली बार ये कहा जा रहा है कि जो भी आप ठेके देंगे, जो भी आपका वो होगा, प्रोसेस होगा, उसके लिए पहली बार महकमा मादनियात की अपनी फोर्स होगी। हमारे पास फोर्स नहीं है महकमा मादनियात की। गिने चुने लोग होते हैं, वही इसको लेके चलते हैं, और जाहिर बात है अफसरशाही है। इसमें इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक आम माइंस का इंस्पेक्टर जो है वो करोड़ों में कमा रहा होता है आसानी के साथ, क्योंकि वो सरकार को नहीं दे रहा होता। हम्म। आप इस बात का सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाएं कि पहली मर्तबा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने कोशिश की कि हम एक इलीगल गोल्ड माइनिंग को लीगल तरीके की तरफ लेके आते हैं। हम्म। लोग डर रहे थे कि हुकूमत ये नहीं कर पाएगी, यानी ये एक फर्म बिलीव था कि हुकूमत इलीगल माइनिंग कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि माइंस डिपार्टमेंट खुद इन्वॉल्व होता है। लेकिन वो टेंडर हुआ, और वो जो ठेके दिए इन्होंने, 4.9 अरब रुपए के इन्होंने 4 या 5 ठेके दिए। ये पहली बार कोशिश थी। जाहिर बात है अगली बार होगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। वो ठेके तो हुकूमत ने दे दिए, लेकिन महकमा मादनियात उस पर खुश नहीं था। आपको उसी कोहाट के अंदर, उसी नौशहरा के अंदर खुलेआम इलीगल माइनिंग नजर आ रही थी। फिर वो लोग गए चीफ सेक्रेटरी के पास और पूरा प्रोसेस हुआ, फिर कार्रवाइयां हुई, और डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां हुकूमत ने की, उनको तनबीह की, तब कहीं जाके कार्रवाई हुई। तो वहां पे जो माइंस डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि आप मेरी जेब भर दें, बाकी आप जो करते हैं वो करें। तो उन्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितना बड़ा नुकसान करते हैं अपने थोड़े से फायदे के लिए। तो जब ये मैपिंग होगी, जीआईएस मैपिंग होगी, तो हमें अंदाजा भी होगा कि हमारे पास मार्बल है यहाँ पे, या नेफ्राइड है, या कोई भी यहाँ पे माइंस है, किस लेवल की है, उसका मयार क्या है, और हम उसको किस लेवल पे लेके आते हैं। हमें एक बड़ा मसला ये भी है कि मार्बल की तो यहाँ पे इंडस्ट्री है, लेकिन बाकी हमारी जितनी भी कीमती माइंस हैं उनको यहाँ से रॉ फॉर्म में निकाला जाता है, उसको यहाँ पे तैयार नहीं किया जाता, वैल्यू एडिशन उसकी यहाँ पे नहीं होती। पहले बहुत बार कोशिश की, हमारा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी बना जो जियोलॉजिकल के हवाले से था, जेम्स के बारे में था, वो भी उस तरह क्लिक नहीं हो सका। अब हुकूमत कह रही है कि जी अब दोबारा अमन आ रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं। तो पेशावर के अंदर, पेशावर टोल प्लाजा के पास, बार बार इसी के जो एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने कहा है कि ये बेहतरीन जगह है, आप यहाँ पे इसके लिए पूरा एक इंस्टीट्यूट डेवलप करें। तो उसके ऊपर भी तजवीज आ रही है कि काम किया जाए। तो वैल्यू एडिशन भी अगर यहाँ पे होती है तो उससे भी बहुत से लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सही। ये तो हो गई सारी अभी माइनिंग और इलीगल माइनिंग की सारी बातें। मुझे ये बताएं कि ये जो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन अभी ये चली कि फेडरल, तो जाहिर सी बात है 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल के पास सारी अथॉरिटी वैसे ही है हर चीज की प्रोविंस की। अगर फेडरल मतलब फॉर एग्जाम्पल जब आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी नहीं है, फेडरल अगर कैपेसिटी बिल्डिंग के जिम्मे में भी कोई हेल्प करना चाहता है तो उसमें भी वो सिर्फ हेल्प कर सकता है, और किस लेवल तक हेल्प कर सकता है उसको इस तरह से तो नहीं परसीव कर लिया जाएगा कि जी वो कोई कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। नहीं नहीं, हुकूमत खुद कह रही है कि हम खुद करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी तक किसी ने नहीं की, 75-76 सालों के अंदर हम खुद करते हैं। तो हुकूमत खुद तो करने जा रही है। जो आपने बात की सोशल मीडिया की, देखें यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। और कल अगर आपने वो बयान सुना हो अली अमीन साहब का, तो उन्होंने उन्होंने जो जो एक लफ्ज कहा, वो एक ही लफ्ज बड़े काम का था कि जी मेरे बोग्ज में आके ये सब कुछ किया जा रहा है। प्रॉब्लम लोगों को अली अमीन से है, वो लोग जाने, उनका पॉलिटिकल इशू जाने, लेकिन उन बोगस के अंदर, उस झगड़े के अंदर सूबे का नुकसान करना, मेरा ख्याल है ये भी कहीं का जो है वो जवाज नहीं है। बतौर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, हाँ पहले मसला था कि वो पार्टी के सूबाई सदर भी थे और वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, तो लोग कहते थे कि जी सूबाई सदर ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अब वो सूबाई सदर नहीं है। अब सियासत जो है वो करना जुनेद अकबर का काम है। इनका काम है बेसिकली आगे बढ़ के अपना काम करना। जब एक मर्तबा इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी मुझे इस बंदे पे एतमाद है, तो फिर समझ नहीं आती कि बाकी सबको उन पर एतमाद क्यों नहीं है। वो उनका अपना पॉलिटिकल इशू है। लेकिन इन तमाम मामले के अंदर ये बात क्लियर है कि आपने, अब देखें यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है, तो क्या फेडरल एम्प्लॉय नहीं है? यहाँ पे आईजी बैठा हुआ है, वो फेडरल एम्प्लॉय नहीं है? यहाँ पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उसके पीएसओ हैं, फेडरल एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय को तो आप इनकार नहीं कर सकते। ये पूरा सूबा जो है या वफाक जो है, ये सब इंटिटीज हैं। आपका एक पॉलिटिकल ग्रज होगा आप इसमें, लेकिन ये है रियासत पाकिस्तान सब के सब। तो इन सब ने मिलकर काम करना होता है। अब इस इख्तिलाफ की बुनियाद पे क्या हो रहा है? एक तो ये है कि बहुत ज्यादा, मैं इसको डिसइंफॉर्मेशन बोलूंगा, मिसइंफॉर्मेशन नहीं है, ये जानबूझ के लोग कर रहे हैं। उन्हें पता भी है, एक्ट असेंबली की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट वहां पड़ा हुआ है, और हर एक बंदे को अंदाजा है। लेकिन जिन लोगों ने एतराज किया है वो कहते SIFC का नाम आ गया है, सो व्हाट, बस फिर कोई और जवाब है ही नहीं।
अब उसी SIFC के जरिए जब यहाँ पे फंडिंग आती है तो फिर तो आप बल्ले बल्ले करेंगे कि हाँ जी अली अमीन पैसे लेकर आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और उस कंपनी को आप मानते नहीं है, दायरे को आप मानते नहीं है। तो ये जो तरीकेकार है, मेरे ख्याल में इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है विद इन PTI। और हम्म। मैं ख्याल है PTI तो कंट्रोल भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक समझ ना हो तो उसको समझा सकते हैं, लेकिन एक बंदा जानबूझ के अगर आपके खिलाफ जा रहा है तो उसकी समझ भी बात खत्म हो जाती है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन होती तो उसको बिठा के समझाते और इन्फॉर्मेशन क्लियर हो सकती थी, लेकिन ये डिस इन्फॉर्मेशन है और इसका हल मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है कि यहां से निकले। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन टू यू बिफोर रैपिंग दिस अप इज दैट कि आपने कहा कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम खुद कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। केपी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतनी बड़ी चीज की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके? दूसरी चीज ये कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर आता है या फॉरेन, जैसे आपने कहा कि कंपनी आएगी, वो तो हो गया कि कुछ ऐसी मादनियात हैं जिनको पहले भी हमें देखना है कि उसको स्ट्रेटेजिकली हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते। जो दूसरे आम मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्बल है, जेमस्टोन्स हैं, या कुछ और हैं, उसके लिए अगर फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? इज इट वेरी स्मूथ, या फिर उनके लिए बहुत ज्यादा पेपर वर्क है इसमें? देखें SIFC हो गया, जितने इन्वेस्टर आएंगे वो थ्रू SIFC आएंगे। ठीक देखिए एक बात तो ये मैं क्लियर कर दूं आपके इस पॉडकास्ट के जरिए भी, कि बाहर से कोई भी इदारा बराह रास्त किसी लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ नहीं करता रहा, है। ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। अब पेशावर के अंदर अगर खैबर पख्तूनख्वा सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक फेडरल गवर्नमेंट को पैसे देती है, फेडरल गवर्नमेंट सूबे को देती है। हमेशा बाहर से पैसा जब भी आता है वो थ्रू फेडरल गवर्नमेंट ही होके आता है। यहाँ पे ये है कि एक वन विंडो सर्विस कर दी गई है, तो जो बाहर से इन्वेस्टर आएगा वो इसके थ्रू आएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने मिनरल्स की बात की, देखिए हमारे पास 8 कैटेगरीज क्लियर हैं, उसमें कोल से लेके मार्बल तक सब कुछ क्लियर है। फिलहाल तो इनिशिएट यहीं से होगा कि इन 8 में किस किस ने सरमायाकारी करनी है, किसने लाइसेंसिंग करनी है, किसको लीज चाहिए, तो उसी के ऊपर होगा, फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ, इन 8 से निकल के जो हमारे पास जेम्स होंगी, हमारे पास मिनरल्स होंगी, उनको देखा जाएगा कि वो किस कैटेगरी में आती हैं। इसमें एक और बात ये भी है कि मैं ये वाजे कर दूं कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स हो गई या स्ट्रेटेजिक हो गई, ये भी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा नोटिफाई करेगा, फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगा। ये सूबाई हुकूमत के पास इख्तियार है कि सूबाई हुकूमत कहे कि जी हाँ ये वाली माइंस जो हैं ये इस वक्त स्ट्रेटेजिक है। हाँ, उसमें फेडरल गवर्नमेंट से वो राब्ता कर सकती है कि आप हमें एडवाइस करें हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन वो करेगी सूबाई हुकूमत। अगर फेडरल गवर्नमेंट से वो राब्ता नहीं करते, बिल्कुल ना करे, वो खुद ही कर ले। इसमें ऑप्शन आया हुआ है, मे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो चाहें तो राब्ता करें। तो ये दोनों जो रेयर स्टोन है या रेयर माइंस हैं, इनके हवाले से भी सूबाई हुकूमत फैसला करेगी कि हाँ ये वाली चीज है नहीं, और सूबाई गवर्नमेंट मीन सूबाई कैबिनेट, कैबिनेट की अप्रूवल से ही होगा, इसके बगैर नहीं होगा। थैंक यू सो मच फहीम साहब फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर आवर व्यूअर्स। और मेरा थैंक यू। ख्याल है कि ये दिस इज योर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। हम लोग क्योंकि सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा तवज्जो रखते हैं, और वो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हर बंदा कहता है कि शायद मुझे सब पता है, लेकिन जिस एक फील्ड का जो बंदा एक्सपर्ट है, इट्स बेटर कि अगर उस पर कोई न्यूज है तो आप उस बंदे से पूछ लेंगे, सर आप हमें भी बता दें और आप व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन कर दें कि ये सब चीजें क्यों है, और ये प्रोपोगेंडा मतलब एकदम से हमने क्यों, हमने कभी माइंस और मिनरल्स का इस तरह से देखा ही नहीं सोशल मीडिया पे जितना पिछले जी दो जी। दिन में चल गया है। और थैंक यू सो मच सर फॉर योर हार्ड वर्क थैंक एंड यू। फॉर योर अमेजिंग एक्सप्लेनेशन ऑन एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया फहीम साहब फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।